हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की यूनिट नंबर 2 डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए, साथ में बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने पहली वाली यूनिट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से यूनिट 1 देख सकते हैं। अब यूनिट 2 का नाम क्या है? यूनिट 2 है हमारी एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन एट एलिमेंट्री लेवल। और इस वाली यूनिट में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, काफ़ी लेंदी यूनिट है ये। इसमें हम पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन के एसेंशियल्स, साथ में पढ़ेंगे इंटोनेशन, पोजेज और वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस ये क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे, वर्ड सिलेक्शन के बारे में जानेंगे, काफ़ी सारे एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम्स ये सब के बारे में इनका मीनिंग जानेंगे। साथ में रिटन कम्युनिकेशन का क्या एसेंशियल है, क्या ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हमारे जो 8 पार्ट होते हैं स्पीच के, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे, अपोस्ट्रोफे, एक्सक्लेमेशन, हाइफन और वर्ड बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ड को कैसे बनाते हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्सेस क्या होते हैं। मीन्स इस यूनिट में आपकी पूरी ग्रामर जो आपने आज तक पहली से लेके 12वीं क्लास तक पढ़ी है वो क्लियर हो जाएगी, वो सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। भाई इस वाली यूनिट से मुझे ऐसा लगता है कि 1 मार्कर बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि जैसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दिया इंग्लिश ग्रामर का और पूछ लिया कि बताओ इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, इस टाइप की। मुझे नहीं पता है, पेपर मैंने सेट नहीं किया है, तो मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस इसमें चैप्टर में से होंगे। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्या उसके एडवांटेजेस है। देखो अभी पिछली फर्स्ट यूनिट में भी पढ़े, अगर आपने नहीं देखी है, पर मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले तो फास्ट होता है, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, इंटरचेंज जो होता है आइडियाज़ का वो फास्टर हो जाता है, इमीडिएट इंटरचेंज होता है, इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है और इससे हम दूसरों को इन्फ्लुएंस भी कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और बाकी क्या होता है, फास्ट हो गया तो इसमें फ्लुएंसी जल्दी बन जाती है, दूसरों को मोटिवेट कर पाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि हम स्टूडेंट्स को कैसे एनेबल करें कि वो इंग्लिश की ओरल लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करें, सबसे पहले बच्चों को पावर ऑफ स्पीच अंडरस्टैंड होनी होगी। अगर बच्चों को पता होगा कि स्पीच का कितना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हर इंसान पे बोलने का बहुत इफेक्ट पड़ता है। कोई क्या बोल रहा है वो सुनता है और अपने अंदर वो चीज़ों को लेकर आता है, दैट इज़ पावर ऑफ स्पीच। तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ को हमें अपनाना पड़ेगा जिससे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके। साथ में हमें एक स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन को अपनाना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा, ओरल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तभी एक बच्चा जो है ईजिली इंग्लिश लैंग्वेज को अडेप्ट कर पाएगा, समझ पाएगा और अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें इंग्लिश का यूज़ कर पाएगा, ठीक है। अगर हम ओरल कम्युनिकेशन की बेसिक्स की बात करें, बेसिक्स की बात करते हैं तो ओरल में हमारा क्या क्या 2 कॉम्पोनेंट मैंने बताए थे, दैट इज़ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है, स्पीकिंग और लिसनिंग। एक तो हम बोलेंगे तब भी हमारा ओरल हो रहा है और जब हम सुनते हैं तब भी हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग में हमारा जो है किस तरह से लेवल आते हैं, स्पीकिंग के लेवल है, हायरार्किकल लेवल है। सबसे पहले टॉकिंग, टॉक कर रहे हैं हम, या फिर कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन करने के बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद चैटिंग, ये सारे हमारे स्पीकिंग के पार्ट है। उसके बाद आ जाएगा एड्रेसिंग, किसी को एड्रेस करना, बोलना, देन ठीक है, डिस्कोर्सिंग। ये 5 पॉइंट जो है हमारे स्पीकिंग के पार्ट आ जाते हैं। हम इन चीज़ों में अपना स्पीकिंग का स्किल यूज़ करते हैं, ओरल में ये सब यूज़ होता है। फिर आते हैं हम लिसनिंग में। लिसनिंग में हम चीज़ों को, साउंड को हियर करते हैं, हियरिंग आ जाता है आपका यहाँ पे, आप हियर कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, ठीक है, और साउंड को समझ रहे हैं और ऑडिटरी नर्व्स का यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी लिसनिंग में आ जाती है जिससे हम चीज़ों को लिसन करके समझते हैं। दोनों ही हमारे ओरल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, ठीक है। अगर आपका ओरल से आ जाता है तो आप इस चीज़ को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। देन आता है पावर ऑफ स्पीच। पावर ऑफ स्पीच होता क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। देखो, पावर ऑफ स्पीच मतलब जो हम बोल रहे हैं उसका दूसरों पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप लोग जाते हैं किसी सेल्स, आपकी गलियों में भी आते होंगे, आपके घरों में भी आए होंगे, या आप कहीं दुकान पर जाते हो तो आप कोई चीज़ मांगते हो तो सेल्स पर्सन जो होता है वो किस तरह से बिहेव करता है, बहुत पोलाइट तरीके से आपको अच्छे से उस चीज़ की बेनिफिट्स बताता है, समझाता है और आपको उस चीज़ को लेने के लिए मजबूर
दूर कर लेता है। यही होती है पावर ऑफ स्पीच। मान लो आप शूज़ लेने गए हो, एक्चुअली में आप लेना चाहते नहीं हो, पर आप गए हो और आपको थोड़ा थोड़ा पसंद भी आया है, बट आपको नहीं लेना है, वो स्टिल आप ले लेते हो। क्यों? क्योंकि वो जो सेल्स पर्सन सामने खड़ा हुआ है वो आपको इस तरह से ओरल कम्युनिकेशन में उलझा लेता है, इतने तरीके से बात करता है, अपनी स्पीच इतनी अच्छी होती है उसकी, जिससे वो आपको उस चीज़ के लिए मना लेता है। यही होती है पावर ऑफ स्पीच जो सबके अंदर होनी चाहिए। मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीज़ें जो दूसरों को अपने तरफ प्रभावित कर ले, इन्फ्लुएंस कर ले। इन्फ्लुएंस की जो ताकत होती है वही पावर ऑफ स्पीच होती है। ये सब में नहीं होती है, और लेकिन सब में आ नहीं सकती, ऐसा नहीं है, सब में आ सकती है, बस एक वे होता है। जब हम एक लैंग्वेज पे कमांड कर लेते हैं, कमांड हो जाती है हमारी उस लैंग्वेज पे, उससे हमारी जो स्पीच की पावर है वो बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंग्लिश में हो, हिंदी में भी हो सकता है। कई बार इंग्लिश में आपसे इतने अच्छे तरीके से सेल्स पर्सन बात करते हैं, आप 2 मिनट में उनकी बातों में आ जाते हैं और वो प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, बिकॉज ऑफ देयर वे, देयर टॉकिंग वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ स्पीकिंग। इस वजह से आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, ये हो गया आपका पावर ऑफ स्पीच। मैनेजर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, रिपोर्टर, टीवी आर्टिस्ट, सभी जो है लीडर्स, ये किसका यूज़ करते हैं? पावर ऑफ स्पीच। पावर ऑफ स्पीच से होता क्या है? एक तो आपको जो है क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी उस चीज़ में, ठीक है ना, आपको इंस्पायर करेगा वो। जब भी एक पर्सन है, पावरफुल स्पीच कब होगी? उससे आप इंस्पायर हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाएगी, आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी, ठीक है ना, और जो है माइंड सेट चेंज कर पाओगे आप अपने वर्ड से। दिस इज़ द पावर ऑफ स्पीच। दिस इज स्पीच जो है पावरफुल बनेगी, ठीक है, और मोटिवेट कर पाएंगे उनके डिसीजंस मेकिंग में। जैसे लीडर क्या करता है? लीडर की स्पीच में भी क्या होती है? पावर। जब भी वो अपने सारे जितने भी फॉलोअर्स होता है उनको अपने टास्क के लिए इन्फ्लुएंस कर लेता है, मोटिवेट कर लेता है। तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ स्पीच। फिर आता है गुड स्पीच की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने बोल रही हूँ, खड़ी हूँ, स्पीच दे रही हूँ, तो वो एक स्पीच, अच्छी स्पीच कब होगी? ठीक है, मुझे पता है मेरी एक प्रॉब्लम है, बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ, ठीक है, वो मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, तो मुझे ये चीज़ सही करनी है। तो ये मेरी पावरफुल बनाने के लिए मुझे एक पॉइंट मेरा पता है। सिमिलरली आपको भी अपनी स्पीच का पता होगा। तो अब गुड स्पीच के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, जो भी बताया जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं है ना मेरा क्लियर नहीं है, बता देना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। काफ़ी बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया, इसीलिए मैंने ये बात बोली है, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो करने की कोशिश करूँगी। बाकी पहला तो क्लैरिटी होनी चाहिए, तब वो गुड स्पीच होगी। दूसरा, इनफॉर्मल होनी चाहिए, पर्सनल वे में भी हो सकती है और कन्वर्सेशनल भी हो सकती है। मतलब इस तरह से होनी चाहिए कि दूसरा जो है अंडरस्टैंड कर पाए। तीसरा, पिक्चर बिल्ड कर पाए। जैसे मान लो कभी कभी छोटे बच्चों के स्कूल क्लासेस में आपने देखा होगा, मैम इतनी अच्छे से बताती है, बच्चा पूरा इमेजिन कर लेता है, मम्मा पता है एक लायन आया था, ऐसे हुआ था, क्योंकि बच्चे को मैम ने इस तरह से क्लियर करा है, इस तरह से वो स्पीच दी है, बच्चे ने वो पूरा एक इमेज बना ली है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो एक विविड इमेज बन पाए, इमेजिनरी वो चीज़ हो, ठीक है। ब्रीविटी हो, ब्रेविटी मतलब जो कि कंप्लीटनेस हो, पूरा हो, वो शॉर्ट में हो। ब्रीफ हो पर साथ में वो कंप्लीट हो। तो ब्रेविटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा कोई टॉपिक तो उसमें भी बोरिंगनेस आ जाएगी और वो आपको समझ नहीं आएगा। तो ब्रेविटी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है बोरिंग है। भाई देखो आपके में इतने डांस वांस करके तो नहीं होगा, मेन सीधी बातें हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा वो नहीं हो पाती, बट आपके टॉपिक है तो आपको पढ़ना पड़ता है। तो ब्रीविटी के साथ इंजॉयनेस होनी चाहिए, ह्यूमरस होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए स्पीच, ठीक है, और लर्नर ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बातें हो रही है विदाउट टॉपिक से हटके हैं तो वो लर्नर नहीं सुनेगा। फॉर एग्जांपल अभी जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, तो कोई और बच्चे ने अगर ये वीडियो ऑन की तो वो हटा देगा, क्योंकि वो उसके मतलब की नहीं है। अभी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो उनके लर्नर ओरिएंटेड है, लिसनर ओरिएंटेड है, जब भी उस वीडियो को देखा जा रहा है, जब भी उस स्पीच को पसंद किया जाता है। तो ठीक है ना, ये 6 पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। दोबारा अगर मैं रिपीट कर दूँ तो पहला आ गया आपका क्लैरिटी होनी चाहिए, ब्रीविटी होनी चाहिए, इमेजिनरी हो जानी चाहिए, साथ में इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल पर्सनल हो सकती है, और लिसनर ओरिएंटेड होनी चाहिए, शॉर्ट सिंपल होनी चाहिए, लैंग्वेज उसकी समझ आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब एक गुड स्पीकर, ये तो हो गया गुड स्पीच कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी, क्लियर होनी चाहिए सब। अब एक गुड स्पीकर कैसे बनेंगे, गुड स्पीकर की क्या क्वालिटीज़ है, ठीक है। नंबर 1, वो
कोई भी इररेलेवेंट टॉपिक पे बात ना करे। टॉपिक पे है तो टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस कर सकता है, बट इररेलेवेंट टॉपिक को उस चीज़ में ना ऐड ऑन करे। दूसरा, उसकी अपनी ऑडियंस के थ्रू एक ऑडियंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मेरे ऊपर क्रिएट कर दिया है कि मुझे आपको ये 5 यूनिट्स प्रोवाइड करनी है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उस पर्सन के ऊपर। साथ में कमिटमेंट होनी चाहिए उसकी अपने सब्जेक्ट पे कि वो हाँ भाई वो कर सकता है, तभी कमिटमेंट उसकी होनी चाहिए। वो कूल एकदम बढ़िया से अपने चिल काम कॉन्फिडेंट होना चाहिए। साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसकी टुवर्ड्स यू, ठीक है। और गुड सेंस ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए, वो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए प्रॉपर हो तो गुड लीडरशिप होनी चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करना चाहिए उसे। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। फोकस्ड और इंटरेस्टेड होना चाहिए, मतलब उसका फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल रहा है उसको पता भी नहीं है, तो फोकस और इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और साथ में स्पिरिट होनी चाहिए, इंथुजियाज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही कोई भी स्पीकर है वो दूसरों को मोटिवेट कब करेगा, जब उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होगी वो दूसरों को मोटिवेट कर पाए। अगर खुद ही स्पीकर सो रहा है और समझा रहा है, आपको क्या मजे आएंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये ज़रूरी है, ये सारी एक गुड स्पीकर के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देन आ जाती है ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी पॉइंट में बता देती हूँ। सबसे पहला नियर होना चाहिए। नियर मतलब यहाँ पे एक वर्ड है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि जो ऑडियंस चाहती है उसके आसपास की चीज़ें होनी चाहिए ओरल कम्युनिकेशन में, ठीक है। दूसरा, इमीडिएट इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस होना चाहिए, इंस्टेंट फीडबैक होनी चाहिए और सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्पीकर बोल रहा है और दूसरों को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और उनको कोई मतलब ही नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इंडिविजुअल साउंड, इंटोनेशन, पोजेज वगैरह के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल साउंड्स के बारे में। इंडिविजुअल साउंड क्या होता है? देखो, आपने सुना होगा कॉन्सोनेंट साउंड, फिर आपने सुना होगा कॉन्सोनेंट क्लस्टर और आपने सुना होगा वाउल, शॉर्ट और लॉन्ग। देखो, छोटे बच्चों को जब भी हम सिखाते हैं तो यही हम सिखाते हैं, साउंड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। साउंड में आपके आप जाते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, ये ABCD वाले जो होते हैं ना उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वाउल्स तो हमारे 5 ही होते हैं, जैसे कि A, E, I, O, U, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स में भी कुछ जो है लॉन्ग कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, कुछ शॉर्ट कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कॉन्सोनेंट साउंड में बोला ब, ड, मतलब B और D। सिमिलरली मैंने बोला A, E, I, O, U में A, O, ठीक है, ये सब जो आते हैं हमारे इसमें आ जाते हैं। और लॉन्ग वाउल्स कब होते हैं? जब डबल ए हो जाता है, डबल ओ हो जाता है, ठीक है ना, तो ये आ जाते हैं हमारे लॉन्ग वाउल्स में। तो इंडिविजुअल साउंड को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमें जो है हमारी जो भी क्लैरिटी है स्पीकिंग रीडिंग में वो अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। अब इंडिविजुअल साउंड को टीचर कैसे प्रेजेंट करेंगे, हाउ टू टीच इंडिविजुअल साउंड, बच्चों को कैसे सिखाएंगे? सबसे पहले टीचर जो है वो बच्चों को क्या कहते हैं, देखो भाई यही क्वेश्चन आएंगे अब आपको। देखो, मैं एक बात बता देती हूँ कि कभी भी पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है। ऐसा नहीं है, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं पहली क्लास के कि जो कॉपी में लिखा है वही आपको मिलेगा जो बुक में लिखा है, तो क्वेश्चन आएगा घूम के। अब क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि उसमें पूछा क्या है, एंटोनियम की बात की है, वर्ब की, नाउन की क्या बात की है, वर्ड स्ट्रेस की बात की है, इंटोनेशन की बात की है या इंडिविजुअल साउंड की, तो आपको समझना पड़ेगा। और क्वेश्चन हमेशा इस तरह से आएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ध्यान से सुन लो कि उसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, समझनी पड़ेगी चीज़ें। आपको आता वो है पर स्टिल आपको समझाना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे समझाओगे, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे बच्चों को साउंड सिखानी है, ब, ड, ल, म, ये साउंड सिखानी है। तो हाउ अ टीचर विल टीच, वही चीज़ मैं बताऊंगी, वही आपने पेपर में लिखनी आनी चाहिए। देखो, पहला तो आप जो है वो लेटर को बोलेंगे, साथ में लिखेंगे बड़े बड़े अपर केस एज वेल एज लोअर केस। जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मान लो आप बच्चों को साउंड सिखा रहे हैं, तो पहले उसको लोअर केस में लिखेंगे, अपर केस में लिखेंगे, उसको साउंड बोलेंगे उसकी पूरी, उसको रीड करेंगे, लाउडली रीड करेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे। इससे बच्चों के अंदर वो पिक्चर बनेगी और वो साउंड आएगी, ठीक है। पहला काम इससे बच्चा सीखेगा। दूसरा, साउंड को बोलेंगे क्लियरली, प्रोनाउंस करेंगे, ए फॉर एप्पल, ए अ, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद आ जाएगा आप वर्ड्स और पिक्चर का यूज़ करेंगे। जब आपने बताया ए फॉर एप्पल, तो एप्पल को साउंड को दिखाएंगे कि ए तो हमने बोला बट साउंड क्या है, अ,
एप्पल, एप्पल, ऐसे एंट, ये अलग अलग वर्ड्स बोल के दिखाएंगे और पिक्चर्स दिखाएंगे। 3 चीज़ हो गई। उसके बाद उस वर्ड्स को क्लियरली 2-3 बार रिपीट करेंगे, साउंड, वर्ड्स की साउंड बताएंगे। ठीक है, बच्चों से स्टूडेंट कैसे, अब बच्चों से एक्टिविटी करवाएंगे, इसी में हम बच्चों को एक्टिविटी करवाएंगे, बच्चों से अपने पीछे रिपीट करवाएंगे। ए फॉर एप्पल बच्चे बोलेंगे, फिर मतलब ए की साउंड ए की साउंड ऐसे करके जो भी साउंड आएगी वो बताएंगे। ऐसे ही बी, ब, सी, क, पहले बच्चों को क से सिखाते हैं, फिर बाद में स वगैरह जो आता है, फिर डी, ड, ऐसे करके बच्चों को एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ में जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा और वर्ड्स देने पड़ेंगे, सिमिलर साउंड के वर्ड्स देंगे। जैसे अगर मैं ब से करा रही हूँ तो बॉल भी देंगे, बैट भी देंगे, ठीक है, सारी चीज़ें। ओके, उसके बाद ये सारी चीज़ें करेंगे और स्टूडेंट्स को फिर वो वर्ड लिखवाएंगे साउंड बोल के। जैसे मैंने बोला, मैंने कोई भी साउंड बोली है, जैसे कार, तो बच्चे ने क साउंड सुना, उसने सी बनाया तो सी लिखेंगे वो। तो ऐसे एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उनको साउंड की पहचान हो जाएगी वर्ड के साथ साथ। ठीक है, फिर आता है, ये पहला टॉपिक हो गया, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे और करेंगे कैसे। नेक्स्ट आता है इंटोनेशन। इंटोनेशन बेसिकली हाउ वी से समथिंग। स्पोकन लैंग्वेज के ये सारे पार्ट चल रहे हैं कि कोई भी चीज़ को हम बोलेंगे कैसे, फ्लो ऑफ लैंग्वेज कैसा है, हमारी टोन कैसी है, मेलोडी कैसी है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई एम सैड, मतलब एकदम बोरिंग तरीके से, और बोला आई एम हैप्पी, येस गो फॉर द पार्टी। ये जो एक टोन है, एक आपकी वॉइस से पता चल रहा है यू आर हैप्पी, यू आर लो, यू आर सैड, ये हमारी होती है इंटोनेशन। बेसिकली इंटोनेशन से हमारी वे ऑफ टॉकिंग हमें पता चल जाता है, हाउ वी आर सेइंग समथिंग, हम किस तरीके से किसी चीज़ को बोल रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड स्ट्रेस होता है कुछ चीज़ों पे हम ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं ना कोई दुख वाली बात, ओ यार नहीं यार मम्मी ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकती, मतलब एकदम अभी तो मेरे को ऐसे बताने में नहीं आ रहा है, बट स्टिल जब हम एक टोन का यूज़ करते हैं वही होती है इंटोनेशन। तो बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है, जब हम पोम रीड वगैरह करवाते हैं तो मैम एक पूरी लय के साथ बोलती है। जब मान लो कोई स्टोरी बता रही है, जंगल में था बड़ा सा हाथी, ऐसे बड़ा को बड़ा बोलेगी मैम, बहुत स्ट्रेस करके बोलेगी। तो ये सब चीज़ें हमारी इंटोनेशन में आती है कि वर्ड को कितना ज़ोर से बोलना है, कितना धीरे बोलना है, कितने लय में बोलना है, इंटोनेशन का ही ये सब पार्ट होता है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो स्पीच मेलोडी कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टोन्स, ये एक स्पीच मेलोडी होती है जिसमें डिफरेंट टोन्स को हम कंसिडर करते हैं, डिफरेंट टोन्स को ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोकन लैंग्वेज में। डिफरेंट इंटोनेशन हम डिफरेंट वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, अपने एटीट्यूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम एक फ्लावर में एक अलग कलर देख के अलग मूड हो जाता है, सिमिलरली हम किस बात को किस तरह से बोल रहे हैं, उस बात में कलर भरने के लिए, उस बात में फीलिंग्स भरने के लिए इंटोनेशन का यूज़ होता है। इंटोनेशन क्लियर। उसके बाद आ जाता है इंटोनेशन में डिफरेंट वर्ड्स, मतलब कोई भी एक लाइन है, कोई भी सेंटेंस है, उसमें डिफरेंट वर्ड्स तो होंगे। कुछ होते हैं लैक्सिकल वर्ड्स। लैक्सिकल वर्ड्स का मतलब होता है दोज वर्ड्स जिसमें हम हमारे मेनली नाउन आ जाते हैं, इसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ये चारों चीज़ें हमारी इसमें लैक्सिकल वर्ड्स होते हैं, जिस पे ज़्यादा फोकस होता है, जिसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही होती है। ठीक है ना, लैक्सिकल वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं और लैक्सिकल वर्ड्स को ही ज़्यादा प्रेस किया जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस उन्हीं वर्ड्स पे होता है। ठीक है, लैक्सिकल वर्ड्स को स्ट्रेस किया जाता है और अगर कोई अनस्ट्रेस वर्ड है तो उसको ईजिली बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे अब मैं बताती हूँ इंटोनेशन के कुछ फीचर्स। सबसे पहला कि वो फ्रेज़ को टोन यूनिट्स में बांट देता है। कोई एक फ्रेज़ है, कोई धीरे बोलना है, कुछ राम सेड आई एम नॉट कमिंग, गुस्से में उसने बोला है, तो राम सेड आई एम नॉट कमिंग, तो आई एम नॉट कमिंग पे मैंने पूरा फोकस डाल दिया, राम सेड धीरे बोला, तो ये पूरी फ्रेज में टोन, इसमें अलग टोन थी, इसमें अलग टोन थी, तो ये हो गया टोन अलग कर देता है। दूसरा पिच, कुछ तेज बोल रहे हैं, कुछ धीरे, पिच रेंज चेंज हो सकती है। साथ में पिच की मूवमेंट, ठीक है, कभी कभी बहुत जल्दी चल रहा है, बहुत धीरे बोल रहा है, मैं उसको कह रही थी नहीं, पर फिर भी यार उसने माना ही नहीं, ऐसे करके। ठीक है ना, पिच का हो गया आपका, और इंटोनेशन को हम अपने सेंटेंस में चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में इन्होंने बोला है इट्स रेनिंग, नाउ से इट अगेन यूजिंग द सेम वर्ड्स बट गिविंग इट डिफरेंट मीनिंग। जैसे कि हमने बोला ओ इट्स रेनिंग, या शिट इट्स रेनिंग। अब देखो, दो मैंने बोला इट्स रेनिंग ही था वर्ड तो, बट उसको मैंने बोला यस इट्स रेनिंग, मतलब आप खुश हो कि बारिश हो रही है। ओ यार इट्स रेनिंग, मतलब आपको गुस्सा आ रहा है कि अब रेनिंग क्यों हो गई है। तो यही चीज़ें हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन वर्ड से बताता है आपकी फीलिंग्स। ठीक है ना, फिर आ जाता है इंटोनेशन को टीच कैसे करेंगे। पहले बेटर कम्युनिकेशन करवाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, करेक्ट वे में उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, करेक्ट वे में बताएंगे, करेक्ट वर्ड्स को स्ट्रेस करके बताएंगे और बच्चों को लिख के समझाएंगे। ठीक है ना, और फिर उनसे प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस करवा के, जैसे मैंने बोला
एक पूरा सेंटेंस है, ध्यान से सुनना इस सेंटेंस को। द ब्यूटीफुल माउंटेन अपीयर्ड ट्रांसफिक्स्ड इन द डिस्टेंस। अब देखो मैंने कुछ कुछ वर्ड पे रुक रही हूँ, कुछ वर्ड इकट्ठा बोल रही हूँ। इन द, ट्रांसफर, ट्रांसमिक्स्ड, रुकी। तो एक पे स्ट्रेस हो रहा है, कुछ पे नहीं हो रहा, तो स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड वर्ड पे बच्चों पे लाइन लगवाएंगे जिस पे वो रुक रहे हैं और जिस पे नहीं रुक रहे। इस तरह से बच्चों से एक्टिविटी करवाएंगे और उनको इंटोनेशन समझाएंगे, ठीक है ना। और प्रोनाउंसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये सब चीज़ें करवाने की ज़रूरत होती है। फिर आता है पॉज। पॉज बहुत ज़रूरी है। इंटोनेशन के बाद हम सिखाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पॉज। पॉज क्या होता है? जब हमें हर जगह पे, अलग अलग जगहों पे पॉज लेना होता है। कभी कभी एक सेंटेंस पूरा होने के बाद मैं रुक जाती हूँ, देन आई स्टार्ट विद द अदर, तो ये हो जाता है पॉज। रुकना फिर कंटिन्यू करना, कितनी देर के लिए रुकना ये सब हमें पता होना चाहिए, इसलिए बच्चों के लिए पॉज का कॉन्सेप्ट होता है। एक टेम्परेरी स्टॉप होता है, एक ब्रेक की तरह काम करता है, बेसिकली हेजिटेशन के फॉर्म में हो सकता है, एक मार्क कॉमा की तरह यूज़ होता है, ठीक है ना। कॉमन एरर्स को बताने के लिए, बेसिकली मिस्टेक अगर हमने की है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए होता है, ठीक है। अगर हम बात करें पॉज का क्या क्या होता है, पहला तो दे आर प्रिडिक्टिव, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पॉज क्यों लगा है। साथ में सस्पेंस, जैसे कभी कभी होता है ना, आपका ऐड आने से पहले आपको पॉज दे देते हैं, तो वो भी एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। सस्पेंस के लिए डेप्थ और ड्रामा को ऐड कर देता है। साथ में मिस बिहेवियर को डिस्करेज, कभी कभी टीचर होती है, पढ़ा रही होती है, ओके बच्चों ये फिर टीचर रुक जाती है, जो बच्चा डिस्टर्बेंस कर रहा होता है उसका टीचर पे ध्यान चला जाता है, तो बेसिकली मिस बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए होता है। साथ में हमें एडजस्ट करता है, अलाउ करता है एडजस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बच्चा है, स्पीच दे रहा है, मैं अपनी बता देती हूँ, मैं स्पीच दे रही हूँ, मैं अटक गई मान लो कहीं पे, बहुत बार होता है बताते बताते याद नहीं रहता, कोई वर्ड नहीं आ रहा होता है दिमाग में, तो मैं वहाँ पे पॉज ले लेती हूँ जिससे मेरे को वो वर्ड याद आ जाए और मैं उसमें ऐड कर दूँ। तब तक मैं कुछ और बोल दूँगी या उसमें पॉज लेके, पॉज ऐसा नहीं होना चाहिए जो दिखे, तो हमें पॉज बेसिकली एडजस्ट करने में भी हेल्प करता है। साथ में स्टूडेंट्स को जो है इंफॉर्मेशन रिटेन करने में भी हेल्प करता है, और एक ये सिंपल थिंग है, ये यूज़ होती रहती है, ठीक है। फिर आता है हमारा वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस। वर्ड और सेंटेंस दोनों का ध्यान से सुन लेना। वर्ड बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे जब आप स्ट्रेस दिया जाता है, एक पूरी सेंटेंस है, ध्यान से सुनना, जैसे नाउन, मेन वर्ब, नाउन, ये लेक्सिकल वर्ड्स पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कोई वर्ड है नाउन, तो उस पर स्ट्रेस होगा, वर्ब पे स्ट्रेस होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब पे भी होता है, कोई नेगेटिव चीज़ों पे भी स्ट्रेस दिया जाता है। नॉन स्ट्रेस्ड वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे हमने अ, फ्यू, सम, ये सब वर्ड्स यूज़ करे, कंजक्शन यूज़ किया, प्रोनाउन यूज़ किया, ये सब, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल सुनना, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। देखो मैंने लर्निंग पे स्ट्रेस दिया जो कि एक वर्ब थी, इंग्लिश पे स्ट्रेस दिया जो कि एक नाउन था, 2 पे मैंने स्ट्रेस दिया एडजेक्टिव था, और मंथ्स पे मैंने स्ट्रेस दिया। तो स्ट्रेस्ड वर्ड हो गए वो जिस पे पूरा स्ट्रेस जा रहा है, जिस पे बोलते समय थोड़ा सा फोर्स लग रही है, ठीक है ना। और ऐसे ही वर्ड स्ट्रेस के बाद हमारा आता है सेंटेंस स्ट्रेस। इसमें हम क्या करते हैं, किसी ना किसी सेंटेंस के किसी भी पार्ट पे, अब देखो वर्ड स्ट्रेस में क्या होता है, एक वर्ड ले लेते हैं, मेरी बुक का ही वर्ड है यहाँ पे, इसमें सिलेबल होता है एक पर्टिकुलर साउंड, ठीक है। जैसे मैंने बोला फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ, यहाँ पे हो पे साउंड पे ज़्यादा स्ट्रेस है, फोटोग्राफ, ठीक है। फिर आता है फोटोग्राफर, ठीक है, तो टो पे साउंड पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा एक फोटोग्राफिक, तो यहाँ पे मैंने ग्राफिक पे स्ट्रेस दिया। तो ये होता है वर्ड पे स्ट्रेस देना, किसी भी एक वर्ड में पर्टिकुलर सिलेबल पे स्ट्रेस देना, और सेंटेंस में पूरी लाइन में से किसी वर्ड पे स्ट्रेस देना, ठीक है ना। जैसे कि इसमें भी एग्जांपल है, वी वांट टू गो, वांट और गो पे स्ट्रेस है, वी वांट टू गो टू वर्क, गो वर्क, टू वगैरह पे स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा वर्ड स्ट्रेस का ही पार्ट, सेंटेंस स्ट्रेस का पार्ट, ठीक है ना। कंटेंट वर्ड्स पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कंटेंट वर्ड्स मतलब नाउन, आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब्स पे, और स्ट्रक्चर वर्ड्स जो स्ट्रक्चर देते हैं, ग्रामर के जो वर्ड्स होते हैं उन पे स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, रूल है सेंटेंस स्ट्रेस के, पहला तो कंटेंट वर्ड्स को स्ट्रेस किया जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड्स को अनस्ट्रेस रखेंगे, और उनके बीच में पॉज लिया जाता है या थोड़ा सा एक गैप बनाया जाता है जिससे उनका डिफरेंस पता चले, ठीक है ना। कुछ स्ट्रेस वर्ड्स और अनस्ट्रेस वर्ड्स I'll provide these topics to you on Telegram, ठीक है। उसके बाद ये कुछ सिम्बल्स वगैरह है, सिलेबल्स वगैरह है, और फिर इनकी यूसेज वगैरह है। अब आ जाओ सेंटेंसेस, पहला टॉपिक ऑफ ग्रामर।
रुक, अब हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो हम पहला शुरू करते हैं सेंटेंस से। तो सेंटेंस क्या होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। ठीक है, लिख लीजिए, सेट ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अ कंप्लीट थॉट टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है और प्रेडिकेट जो बात हो रही होती है। अब सेंटेंस के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है असर्टिव, या फिर उसको बोल दो डिक्लेरेटिव। बेसिकली ये स्टेटमेंट्स होती है जिसमें हम बेसिकली कोई भी बात डिक्लेयर करते हैं या बताते हैं। ठीक है, ये फुल स्टॉप पे ख़त्म होती है इसकी पहचान। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है तो कोई भी नॉर्मल आगे, जैसे माई नेम इज़ खुशबू, तो ये खुशबू पे स्टॉप हो गया, तो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, एक थॉट है, एक मैसेज है, तो वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देन आता है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें कोई शॉक वाली फीलिंग होती है, ओ यस, हाँ, ये सब, और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क से आपको पता चलता है। देन आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब कोई भी क्वेश्चन जब हम पूछते हैं, सेंटेंस क्वेश्चन वाला होता है, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और लास्ट आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बेसिकली ये एडवाइस, सजेशन, कमांड या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें भी फुल स्टॉप का ही यूज़ होता है, और इसमें हम या तो प्लीज़ बोल के, प्लीज़ कैन यू गिव दिस, प्लीज़ कैन यू गो देयर, गो, कम, कमांड देना, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना, सजेशन देना, ये सब हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। बच्चों को ये सिखाने के लिए हम डिफरेंट चीज़ें करवा सकते हैं। बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की रोल प्ले करवा सकते हैं जिसमें दीज सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस का पूरा टॉपिक। इसमें आपके, अच्छा हाँ, अब हर एक में आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। जैसे मैंने बोला, वाई आर यू लेट, वाई आर यू नॉट कमिंग। एक में मैंने वाई आर यू लेट पूछा, नॉर्मल क्वेश्चन था, इंटेरोगेटिव का ही पार्ट था, और एक में पूछा नॉट, नो करके नेगेटिव, जिसमें भी इनमें चारों में जहाँ पे भी नो, नेवर, नहीं वगैरह लग जाते हैं वो सारे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। पर उसमें से पहले आपको ये छांटना पड़ेगा, देन आप नेगेटिव बताएंगे। अच्छा, नेगेटिव के बाद एक वर्ड सुनने को मिलता होगा आपका असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस। नॉर्मल, जैसे मैंने बोला माय नेम इज़ खुशबू गोयल, तो ये एक नॉर्मल असर्टिव का सेंटेंस है। असर्टिव का सेंटेंस है। और अफर्मेटिव, सॉरी असर्टिव बोल दिया था, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। अगर मैंने बोला माय नेम इज़ नॉट खुशबू गोयल, तो वो नेगेटिव, असर्टिव का नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव वगैरह हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। फिर अब आते हैं हम रिटन कम्युनिकेशन। ये ओरल में चल रहा था हमारा सेंटेंस, ओरल रिटन में भी होता है। रिटन कम्युनिकेशन वही ऑथेंटिक होता है, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, बट इसकी मतलब हम पूरा विश्वास इस पर कर सकते हैं। अब जब भी हम एक रिटन राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? नंबर 1, स्लैंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। स्लैंग वर्ड्स मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। एब्रीवेशंस हमें नहीं लिखनी चाहिए, एब्रीवेशन से समझ नहीं आता, शॉर्ट फॉर्म्स होता है एब्रीवेशन का मतलब। 3rd, सिंबल्स का कम यूज़ करना चाहिए। 4th, क्लिचेस वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब अजीब, थोड़ा सा कम ज़्यादा ऐसे करके क्लिचेस का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चंस वगैरह जो भी वार्निंग वगैरह है ये सब यूज़ नहीं करनी चाहिए। ब्रैकेट्स वगैरह को हम यूज़ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए। डैशेस को बेसिकली किसी इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए यूज़ करेंगे, और साथ में जो भी चीज़ें लिख रही है उसकी स्पेलिंग का ध्यान में रखेंगे। हमेशा उस चीज़ को प्रॉपर ढंग में लिखेंगे। प्रोनाउंसिएशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सॉरी, पंचुएशन का प्रॉपर यूज़ करेंगे, और साथ में कोटेशन मार्क्स वगैरह और क्वेश्चन मार्क वगैरह सबका अच्छे से यूज़ करेंगे, और अपने सेंटेंस को शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई भी राइटिंग वर्क कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। देन आ जाता है हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी बिल्डिंग का मतलब होता है अपनी वोकैब में कुछ वर्ड्स को और ऐड करना। ठीक है, वर्ड्स को ऑर्गेनाइज ऐड कैसे करेंगे? हम जितना जो भी बोलते हैं डिफरेंट वर्ड्स का हमें मीनिंग पता होना चाहिए, इससे हमारी वोकैबुलरी बढ़ती रहेगी। वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए हम एंटोनिम सिनोनिम करवा सकते हैं, बच्चों के साथ वर्ड गेम खेल सकते हैं, पजल्स खेल सकते हैं। जैसे ही वो वर्ड मिलेगा उसका बच्चा आंसर करके उसका मीनिंग सर्च करेगा। साथ में हम बच्चों को नेम, प्लेस, थिंग जैसी चीज़ें करवा सकते हैं। इससे जितने बच्चों के डिक्शनरी में वर्ड ऐड होंगे वो बच्चा जो है वो वर्ड लर्न करता चले जाएगा। साथ में जो है हम वो जो एटलस गेम होते हैं ऐसे गेम्स खिला सकते हैं, लाइक कोई पर्टिकुलर न्यू वर्ड बोलना है सेम वर्ड से, तो इससे बच्चे की वर्ड बिल्ड होगी। तो मतलब ये पूछा जाएगा कि वर्ड बिल्डिंग कैसे कैसे करा सकते हैं, पजल्स, गेम्स, ठीक है ना, मूवीज़, ऐसे करके चीज़ों को ऐड करके। डिक्शनरी के थ्रू करवा सकते हैं, वर्ड वॉल्स करवा सकते हैं, एक वर्ड दिया, दूसरा वर्ड दिया, तीसरा वर्ड दिया, ठीक है। और उसके बाद कंटेक्स्ट क्लूज़ के थ्रू भी वर्ड को बिल्ड करवा सकते हैं, वर्ड
वोकैबुलरी बिल्ड हो सकती है। कैसे? कॉन्टेक्स्ट क्लूज का मतलब होता है एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें एक डिफिकल्ट वर्ड डाल दिया, पूरा पैराग्राफ बच्चे को समझ आ रहा है और बच्चा समझ भी पा रहा है उस वर्ड को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उस वर्ड को पर्टिकुलर पढ़ के तो मीनिंग नहीं पता बच्चे को, बट उस कॉन्टेक्स्ट जो भी पैरा लिखा है उसमें से उस वर्ड को तुक्का लगा ले रहा है। तुक्का लगाना ही, क्यूज वगैरह का यूज़ करना ही, इससे बच्चे की वोकैबुलरी खुद बिल्ड होगी और बच्चों को पता चलेगा ये नया वर्ड था, मैंने यहाँ पे इसका मीनिंग सर्च किया था, इससे बच्चे की वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम एंटोनिम, सिनोनिम और होमोनियम्स की बात करेंगे। एंटोनियम्स वर्ड्स वो होते हैं जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। एंटोनियम्स आर द वर्ड्स दैट मीन अपोजिट ऑफ द सेम वर्ड। फॉर एग्जाम्पल कम, गो, टॉल, शॉर्ट, ये सब। ठीक है ना। अब हम कुछ प्रीफिक्सेस जोड़कर या सफिक्सेस जोड़कर जो है अपने वर्ड्स का एंटोनिम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला ऑफिशियल, ऑफिशियल एक मीनिंग है, उसके बाद हमने अन यूज़ किया एक प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब आगे जुड़ने वाला, अन यूज़ करके हमने वहाँ पे लिख दिया अनऑफिशियल, तो मतलब ऑफिशियल का अपोजिट एंटोनिम हो गया अनऑफिशियल। ऐसे ही कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं जिसकी वजह से हम एंटोनिम्स बना सकते हैं, जैसे कि अन, इन, इम, आई एम, इम, आई आर, इर, डी आई एस, डिस, जैसे ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, लॉजिकल, इलॉजिकल, फॉर्चून, मिसफॉर्चून, ऐसे। ठीक है, हमें प्रीफिक्स जोड़ते वक्त ध्यान में रखना है कि वो वर्ड जो है प्रॉपर उसका कोई ना कोई मीनिंग बन रहा हो। ठीक है ना। फिर सिनोनिम्स होते हैं वर्ड्स दैट शेयर सेम मीनिंग विद द अदर वर्ड। एक वर्ड है उसका सेम ही मीनिंग हो। ठीक है ना, ये सब होते हैं हमारे सिनोनिम्स, जैसे पर्यायवाची जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, वर्ड्स को, हमें एक वर्ड के अनेकों वर्ड्स पता चल जाते हैं, इससे भी हमारी वोकैबुलरी बिल्ड होती है। देन आते हैं होमोनियम्स। होमोनियम्स क्या होते हैं? सेम स्पेलिंग होती है बट डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे कि मैंने बोला एड्रेस, एड्रेस दो वर्ड होते हैं, सेम स्पेलिंग दिखती है, बट एक का मतलब होता है प्रॉपर्टी और लोकेशन और एक का मतलब होता है स्पीकिंग मैनर, किस तरह से मैं आपको एड्रेस कर रही हूँ, बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, बहुत बेकार तरीके से बोल रही हूँ, तो एड्रेस के ये दो मीनिंग हमें होते हैं, तो होमोनियम्स हो जाएंगे। जब सेम स्पेलिंग सेम मीनिंग डिफरेंट मीनिंग, वो हो जाते हैं होमोनियम्स। अपोजिट एंटोनिम्स और सेम मीनिंग सिनोनिम्स। ठीक है, उसके बाद जैसे बैट, बैट एक खेलने वाला बैट, एक उड़ने वाला बैट। फायर, फायर निकाल देना, जॉब से निकालने वाला फायर, आग वाला फायर। बियर, बियर। ठीक है ना। उसके बाद वॉच, वॉच देखना वाला और वॉच वाला। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एंटोनिम्स वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स। पेपर में आ जाता है कि एंटोनिम समझाओ, डिस्क्राइब करो, एग्जांपल्स दो, तो 5-10 एग्जांपल अपने दिमाग में रखना। ठीक है, जैसे कि अचीव, फेल, एफ्रेड, कॉन्फिडेंट, अराइव, डिपार्ट, ब्रेव, कॉवर्डली, डिवाइड, यूनाइट। वैसे भी आपको याद रहते होंगे तो थोड़े बहुत। ठीक है, ऐसे कुछ सिनोनिम्स है और कुछ होमोनियम्स के एग्जांपल है। लाइट, लाइट। ठीक है, ये होमोनियम हो जाएगा। पार्क, पार्क। ठीक है ना। पेन, पेन, ये सारे भी हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, ये सब। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है? नाउन बेसिकली नेम ऑफ एनी प्लेस, थिंग, एनिमल और कोई भी जगह। नेम मतलब कोई भी जगह का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम और कोई भी थिंग का नाम। ये हमने बचपन से ही पढ़ा है नाउन। अब नाउन्स के डिफरेंट टाइप्स भी है। ठीक है, प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जब बात करते हैं। अब ये मत बोलना कि आप ये लिख के पढ़ा दो, क्योंकि देखो भाई ये टॉपिक 1st to 8th आप पढ़ के आए हो, मैं सिर्फ एक ब्रीफ दे रही हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आइडिया हो जाएगा। प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। देन आता है कॉमन नाउन, जिसमें कॉमनली कलेक्टिवली किसी चीज़ की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला राम इज़ अ बॉय। राम है पर्टिकुलर एक लड़के का नाम है, बट अगर मैं सभी को बोल रही हूँ तो एक साथ बॉय बोलूँगी, तो जब कॉमनली सबके लिए जो चीज़ यूज़ होता है वो कॉमन नाउन होता है और पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए यूज़ होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन में जैसे द यमुना रिवर, द गंगा रिवर जैसे। और अगर कॉमन की बात करें तो बॉय, गर्ल, ये सब हो जाएंगे हमारे कॉमन नाउन। फिर आता है कलेक्टिव, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन में। जैसे कि हम प्लेयर्स बोल देते हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली पता चल रहा है लोगों की टीम, है ना, प्लेयर। सिमिलरली टीम वर्ड, लाइब्रेरी, बुक का कलेक्शन। ठीक है ना। फैमिली, लोग अपने फैमिली मेम्बर्स का कलेक्शन। सोल्जर्स का कलेक्शन आर्मी कहलाता है। तो ये सब कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल। देन मटीरियल नाउन, मटीरियल मतलब कोई चीज़, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। ठीक है। एक आता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप फील और टच नहीं कर सकते हो, बट वो भी हमारे नाउन में आता है। जैसे ऑनेस्टी एक फीलिंग हो गई, ऑनेस्टी है, ट्रुथनेस है, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। फिर आ जाता है इसी के बाद नेक्स्ट सेकंड सब टॉपिक प्रोनाउन।
नेक्स्ट हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन भी एक स्पीच का पार्ट ही है। तो जब भी हम एक वर्ड को रिपीट करते रहते हैं नाउन को, तो नाउन को हटाकर एक वर्ड यूज़ किया जाता है, वो होता है प्रोनाउन। ठीक है, उन वर्ड्स को प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ प्लेइंग, राम इज़ कमिंग, राम इज़ गोइंग। तो सेंटेंस में बार बार राम यूज़ हो रहा है तो सेंटेंस बहुत बेकार सा लगने लग जाता है। तो इसीलिए जब हम वो वर्ड को हटाकर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, वह या ही, शी, इट, ये सब वर्ड चूज करते हैं, तो वो प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं, हिंदी में सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बात होती है, सेकंड पर्सन जो बात बोल रहा होता है, और थर्ड पर्सन जो कोई अदर पर्सन होता है। ये हमारे 3 पर्सन प्रोनाउन में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आपके आ जाता है आई, मी, माई, माइन, वी, अस। ठीक है, अपने बारे में फर्स्ट पर्सन हम हो जाते हैं। सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स, ये सब आ जाते हैं। और थर्ड पर्सन में कोई भी अलग पर्सन, ही, शी, इट, दे, ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, इनके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स अभी आपके यूज़ नहीं होंगे। अगर आपको ये टॉपिक आ भी जाता है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे नाउन एक्चुअली प्रोनाउन होता है क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, कितने पर्सन होते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसमें 3 जेंडर, हमें पता ही है, फीमेनाइन, मैस्कुलाइन और न्यूटर, जिसमें कोई भी जैसे डॉक्टर वगैरह का जो होता है न्यूटर जेंडर होता है, ये सब। इसमें शी, हर और हर्स, ये तो लड़कियों के लिए यूज़ होता है। ही, हिम और हिज लड़कों के लिए होता है। देयर, दे, इट, ये सब यूज़ होते हैं न्यूटर, मतलब ये किसी को भी बोल सकते हैं, लड़के फॉर्म में भी, लड़की फॉर्म में। ट्री है तो इट यूज़ कर लिया, वो सब लोग खड़े हैं, लड़का लड़की मिक्स खड़े हैं तो दे यूज़ कर लिया। तो इसी तरह से 3 जेंडर में कन्वर्ट है। ठीक है, नंबर्स की बात कर लेते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल 2 नंबर होते हैं। अगर हम बात करते हैं पर्सन तो 3 हो ही गए। उसके बाद आ जाता है 3 केसेस होते हैं। सब्जेक्टिव केसेस, सब्जेक्ट बोल रहा है, एक होता है आपका पॉजेसिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस, जब ऑब्जेक्ट आगे होता है या फिर जब सब्जेक्ट आगे होता है, इस बेसिस पे। फिर आता है हमारा नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में पहला अगर हम बात करें तो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, जो किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दिस, ये कोई चीज़ है। दैट, दूर कोई एक चीज़ है। दीज, पास में कोई बहुत सारी चीज़ें, और दोज, दूर में बहुत सारी चीज़ें। तो ये जब सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज दिखते हैं तो आपका वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल होता है। एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ से रिलेटेड चीज़ें होती है, जिसे हम बोलते हैं ना निजवाचक सर्वनाम। तो वही ये होता है, इसमें हम अपने बात करते हैं, जैसे देयर सेल्फ, दैम सेल्फ, हर सेल्फ, जहाँ पे सेल्फ दिख जाए वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता है। फिर आता है इंडेफिनिट, जिसमें वन, ईच अदर, फ्यू, बोथ, ये सारी टर्म्स यूज़ होती है। एक होता है हमारा इंटेरोगेटिव, हु, हुज, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जो होते हैं। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो एक से दूसरे को रिलेशन शो करते हैं। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन होती है। जैसे मैंने बोला कि दिस इज़ द बॉय हुज पेन इज़ दिस, ये वही बॉय है जिसका ये पेन था, तो रिलेट करके बताया उस लड़के से तो ये रिलेटिव में आ जाएगा हु। बट मैंने बोला हु आर यू, हुज पेन इज़ दिस, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया हमारा फिनिश, हमारा प्रोनाउन। अब आ जाओ एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब्स क्या होते हैं? देखो भाई, एडवर्ब बेसिकली वर्ब वर्ड से बने हैं। जब हम वर्ब के मीनिंग में कुछ एड ऑन कर देते हैं वो एडवर्ब होता है। जैसे मैंने बोला कि बच्चा चल रहा है, वॉक कर रहा है, लेकिन वॉक तो क्या हो गया एक वर्ब, वॉक के साथ मैंने लगा दिया स्लो। बच्चा कैसे वॉक कर रहा है? स्लो। जब कैसे क्रिया हो रही है, कैसे वर्ब को परफॉर्म किया जा रहा है, वो होता है हमारा एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब 4 टाइप के होते हैं एडवर्ब। ठीक है, उसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस पता चलता है, जैसे कि हेयर, यहाँ पे आया, वहाँ गया, यहाँ चला, यहाँ वहाँ चला। एडवर्ब ऑफ टाइम, अभी, बाद में, ये टाइम पता चलता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब कितना, कम, ज़्यादा, स्लो, धीरे। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरह से वो काम, टास्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो वर्ब की क्वालिटी बताने वाले एडवर्ब होते हैं। दोज वर्ड्स विच टेल द क्वालिटी ऑफ वर्ब इज एडवर्ब। ठीक है, 4 टाइप के मैंने बता दिए। फिर आता है इसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। दोज वर्ड विच टेल द क्वालिटी विच डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन इज एडजेक्टिव। जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, ये एक नाउन है, कैसा पेन है, वाइट पेन है, ब्लैक पेन है, जो भी है, तो क्वालिटी बता दी तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमारे न्यूमेरिक एडजेक्टिव होते हैं जिसमें नंबर पता चलता है, 5 पेन, 6 पेन होते हैं। क्वांटिटेटिव जिसमें पता चलता है कम, ज़्यादा, स्मॉल, मोर, ऑल। क्वालिटी, कलर का पता चल जाता है, इसमें साइज़ भी पता चल जाता है, छोटा पेन, मोटा पेन, छोटा लड़का, मोटा लड़का, ऐसे करके। ठीक है, पोजेसिव, माई, योर, ये सब।
इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले, विच, हुज एंड डेमोस्ट्रेटिव दिस दैट, दिस पेन इज माइन। ठीक है, इस पेन की तरफ बोला, पेन की क्वालिटी बताई कि ये पेन मेरा है, ये दिस पेन, तो ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको अगर डाउट है, दिस दैट दीज दोज में, अगर दिस और दिस, अगर ये दिस अकेला यूज़ होता है विदाउट नाउन तो ये वर्क करता है प्रोनाउन के डेमोन्स्ट्रेटिव में, और अगर ये दिस पेन के साथ मतलब किसी नाउन के साथ यूज़ होता है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, ना कि प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत सारे दिए हुए बुक में। अच्छा, एडजेक्टिव को करते समय 3 ऑर्डर होते हैं। एडजेक्टिव में जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता तो पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री 3 डिग्रीज होती हैं। अगर 2 जनों में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। इसमें हम कंपेयर कैसे करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे राम टॉल है श्याम से, तो हम लिखेंगे राम इज टॉलर, टॉलर इसमें ER का यूज़ होता है। ठीक है, या फिर जैसे अगर हमने बोल दिया कि प्रिया ब्यूटीफुल है रानी से, तो अब प्रिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर तो कुछ नहीं होता, तो मोर ब्यूटीफुल, या तो ER का यूज़ होता है या मोर का यूज़ होता है। ऐसे एक डिग्री होती है सुपरलेटिव, जिसमें पूरे सभी होल का हम क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला राम इज़ द सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, सभी में से जब कंपैरिजन होता है, इसमें सिर्फ 2 जनों का कंपैरिजन होता है, इसमें एक ही पर्सन की बात होती है, इसमें मोर देन 2 पर्सन का जब कंपैरिजन होता है तो हमारी डिग्रीज का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे एडजेक्टिव की ऑर्डर आ गए, डिग्रीज आपको पता चल गई, पॉजेसिव हो गया, देन आता है सुपरलेटिव, मैंने आपको बता दिया। फिर हमारे टेंसेज आ जाते हैं। टेंस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, हर एक 3 के 4-4 पार्ट होते हैं। अगर आपको टेंस की वीडियो देखनी है तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, वहाँ से आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अदरवाइज़ टेंस जो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो मैं आपको चारों टेंस बता देती हूँ। आपके 3 टेंस हैं, उनमें चारों पार्ट है। एक आपका सिंपल होता है टेंस में, सिंपल पार्ट जिसमें सारी सिंपल बातें होती है। एक होता है कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस की पहचान में आपको मिल जाएगा ING। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, और एक होता है आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये 4 कैटेगरी हर एक में होती है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ऐसे ही और सिंपल फ्यूचर। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो इस तरह से कैटेगराइज है। अच्छा, रूल्स में इसकी एक बार मैं देखती हूँ आपकी बुक में है क्या। ठीक है, कैटेगरीज ही बांटी हुई है इसमें, और इन्होंने बताया है कि जो सिंपल वाला होता है वो किसी सिंपल चीज़ को बताने के लिए होता है, कोई नॉर्मल बात के लिए, कॉन्टीन्यूअस किसी चलती हुई बात को, परफेक्ट किसी बीती हुई बात को जो कंप्लीट हो चुकी है, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस मतलब ऐसी बात जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, जिसमें सिंस और फॉर, इसमें एक पहचान होती है, सिंस और फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस सेंटेंस को फाइंड कर सकते हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेंटेंसेस के भी कुछ टाइप्स थे, बेसिकली हमने वो पढ़े थे। इसी तरह से सेंटेंस जब हम फॉर्म करते हैं तो 3 कैटेगरी होती है, सिंपल सेंटेंसेस, नॉर्मल एक बात बोल दी, कंपाउंड सेंटेंसेस जिसमें हम 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, एंड, बट, और, सो, इन सारे वर्ड्स को यूज़ करके। फिर आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है, पीछे वाला पार्ट भी हो सकता है और आगे वाला पार्ट भी, मतलब प्रेडिकेट वाला पार्ट भी और सब्जेक्ट वाला भी। जैसे राम आएगा तभी मैं खाना खाऊंगा, तो खाना खाने का सेंटेंस राम के आने पे डिपेंड है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे अगर बारिश नहीं हुई तो मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा एक सेंटेंस है, बारिश होगी एक सेंटेंस है, तो बारिश नहीं होगी तब जाएगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। या फिर मैंने बोला मोहन इज़ अ गुड डांसर एंड अ प्लेयर, वो एक डांसर भी है और एक प्लेयर भी है, तो एंड ने 2 सेंटेंस को जोड़ा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेंटेंस। उसके बाद कुछ होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और एक होती है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट करवाती है सेंटेंस के बीच में, कंजक्शन का काम करती है, और सबऑर्डिनेटिंग जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ रूल्स है सिंपल, आफ्टर और कंपाउंड के। ये सब रूल्स के मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी, इतना ये इसमें इतने डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी तो आप खुद से भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, खुद से इसको समझाने की। मतलब आपसे पूछ लेगा कि एडजेक्टिव पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाओगे, तो आप बताओगे कि मेरे पास 5 पेन है, मैं क्लास में एक्टिविटी परफॉर्म करवाऊंगा, मैं बहुत सारे कंटेंट मतलब बहुत सारी चीज़ें लेके जाऊँगा, जैसे पेन ले जाऊँगा तो पेन दिखाऊँगा, फिर बच्चे से पूछूंगा बेटा ये क्या है, कितने हैं, कौन सा कलर है, इस तरह से मैं एडजेक्टिव का जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस करूँगा।
सिमिलरली एडजेक्टिव, तो मैं बच्चों को बोलूँगा रन, बच्चे रन करेंगे। फिर मैंने बोला फास्ट रन, फिर स्लो रन, तो मैंने पहले बताया, मैंने बच्चों को पहले वर्ब पढ़ा रखा होगा, तो फिर मैं उससे रिलेट करूँगा कि जब आप भागे एक बार तेज़ भागे एक बार धीरे, तो जब वर्ब के बारे में पता चला वर्ब कैसे होती है तो वो होता है एडवर्ब। ऐसे एक्टिविटीज़ हम क्लास में परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। देन हमारा ये सारे हो गए। फिर आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच होता है एक स्पीच को किस तरह से बोला जाता है। इसमें एक्टिव वॉइस और आपके पैसिव वॉइस वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। नहीं सॉरी, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो वॉइस वाला टॉपिक हो जाता है। स्पीच में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। एक बात डायरेक्ट बोली जाती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है, उस बात को किसी और के द्वारा बोला जाता है वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें, आई स्पीक इंग्लिश, मैंने ये एक नॉर्मल बात बोली कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ, किसी और ने इसको बात को बोला शी सेज दैट शी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, और उसने बोला वो इंग्लिश बोलती है, बस। तो नॉर्मल एक बात को इस फॉर्म में बोल दिया। ये आपने पहले बचपन में बहुत सारे करे होंगे, बेकार भी लगते थे, मेरे को तो बहुत लगते थे, बट अब तो ये क्लियर है एकदम अच्छे से, इनको बनाने आ गए हैं तो फिर वो अच्छी चीज़ें लगती है। एक बार थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। वैसे ये आ सकता है क्वेश्चन कि एक आपको डायरेक्ट स्पीच दे दे, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बोल दे और 4 ऑप्शन दे दे, तो भी आप करने को आप कर सकते हो। फिर आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस हो जाता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट बाद में पैसिव में जाते जाते ऑब्जेक्ट बन जाता है, बस इतना चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, ठीक है, खुशबू मेल्ड द लेटर, खुशबू ने लेटर मेल किया। अब द लेटर इज़ मेल्ड बाय द खुशबू। नॉर्मल एक बात को दूसरे तरीके से बोला जाता है, जैसे खुशबू ने लेटर मेल किया, खुशबू के द्वारा लेटर मेल किया गया। अब खुशबू को आगे ले आया, पहले खुशबू बाद में थी। तो इस तरह से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्योंकि भाई अगर मैं ये एक एक टॉपिक बहुत लेंथी पढ़ाऊंगी तो ये वीडियो 4 घंटे की बन जाएगी, इसलिए ओवरव्यू दे रही हूँ, सिर्फ आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाती है पंचुएशंस। पंचुएशन में आपके टोटल 14 पंचुएशंस यूज़ होते हैं, ठीक है। 14 पंचुएशंस आपकी यूज़ होती है, ठीक है। 14 पंचुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। पहला शुरू कर देते हैं हम कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन से। कॉमा हमें किसी चीज़ को सेपरेट करने में यूज़ होता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ सेंटेंस में यूज़ होता है, और सैल्यूटेशन, किसी चीज़ की सैल्यूटेशन मतलब बोलने में यूज़ होता है, ठीक है। फिर सेमीकोलन इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने में यूज़ करते हैं। कॉलन वगैरह इंडिकेट, पोज इंडिकेट करता है, कॉलन लगा देते हैं हम, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ तो कॉमा तो हमारा ऐसा हो जाता है, सेमीकोलन हो जाता है और कॉलन हो जाता है, ठीक है। ये सारे हमारे साइन है इनके। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं डैश और हाइफन। डैश किस लिए यूज़ होता है, नंबर्स शो करने के लिए, या मतलब बेसिकली किसी चीज़ को शो करने के लिए हमारा डैश होता है। हाइफन थोड़ा लंबा होता है, ठीक है ना। हाइफन कंपाउंड का पार्ट होता है, जोड़ के दिखाता है। अच्छा, डैश का यूज़ हम ईयर्स नंबर्स में, जैसे 1880 से लेके 1892 तक, मतलब 1880 से 1890, तो हमने डैश का यूज़ किया नंबर को, ग्रामर को, किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए। और हाइफन यूज़ करते हैं पार्ट्स बताने के लिए, जैसे हम नहीं करते हैं कि देयर आर 5 पार्ट्स, कर दिया हमने, इस तरह से हाइफन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स हमें पता ही है किसी पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करने के लिए होते हैं। अपोस्ट्रोफे किसी के पोजीशन दिखाने के लिए होता है कि ये चीज़ मेरी है। खुशबूज, अब मैंने लिखा ना खुशबूज बुक, खुशबूज यहाँ पे लगाया अपोस्ट्रोफे, तो ये जो है मेरी पोजीशन को शो कर रहा है, ये चीज़ मेरी है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी हम किसी लेटर को भूल जाते हैं तो उसके लिए भी शो कर देते हैं, ठीक है। बिगनिंग और एंड में लगाते हैं कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क होता है बेसिकली इस तरह से, तो ये हम किसी बात को बीच में बोलने के लिए कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस मैंने बात कर ली थी। प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में आगे जुड़ के सेंटेंस का, वर्ड के आगे जुड़ के वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं, और सफिक्सेस वर्ड के एंड में जुड़ के वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। चेंज मीनिंग, ग्रामेटिकल फॉर्म, प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देते हैं। फिर हम कुछ वर्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला अनकम्फर्टेबल, देखो कंफर्ट एक वर्ड है, ये रूट वर्ड हो जाता है। अब इसके आगे अन जोड़ दिया तो अनकम्फर्ट बन गया, और पीछे एबल जोड़ दिया तो अनकम्फर्टेबल। तो कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों जुड़े होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से रखना, मेरे पेपर में आया था कि 5 सफिक्स और 5 कम से कम, मतलब कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, सफिक्स और प्रीफिक्स के एग्जाम्पल के साथ उसे समझाना है। तो प्रीफिक्सेस सफिक्सेस 5-5 कम से कम लर्न कर लेना, जिससे आप जोड़ के बना सको, ठीक है ना। रूट वर्ड होता है बेसिकली जिस वर्ड के आगे वर्ड जुड़ रहा है या जिस वर्ड के पीछे वर्ड जुड़ रहा है। आगे जुड़ रहा है तो प्रीफिक्स वर्ड होता है, और पीछे जुड़ रहा है तो
सफिक्स वर्ड होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। याद कैसे रख सकते हैं, पी मतलब पहले, तो पहले जो जुड़ रहा है, ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमने पढ़ा ओरल कम्युनिकेशन के बारे में, रिटर्न के बाद में, और सारे हमारे ग्रामर के टॉपिक। तो ये हो गई हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपकी ये शिकायत है कि दीदी इस वीडियो में आपने समझाया तो सब कुछ, लेकिन सब कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन ही नहीं किया, ना नाउन बताया ना प्रोनाउन, तो देखो अगर मैं एक एक टॉपिक पढ़ाती तो 6-7 टॉपिक थे, एक टॉपिक 1 घंटे का होता, तो 8 घंटे की वीडियो होती जो आप नहीं देख पाते, ना आपको समझ आती। इसलिए मैंने शॉर्ट में कवर किया, इतना बता दिया है कि आपको वो वर्ड, वो टॉपिक, वो ग्रामर का टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आपको खुद से भी कुछ चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें आपको वीडियो में, ऑलमोस्ट चीज़ें, मतलब एक भी चीज़ें जो छोड़ी तो नहीं है, बट उसको थोड़ा कम ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, तो वो आप बुक से एक बार रीड करना, छोटे बच्चों की बुक से पढ़ लोगे तो वो ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, और अगर अच्छी लगी है, समझ भी आया तो दोस्तों में भी शेयर कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि जैसे ही न्यू वीडियोस अपलोड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।